सो हाय एवरीवन। सो बेसिकली पावर थेफ्ट और एनर्जी मैनेजमेंट के मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना दिए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के। उनमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक का लोड कर्व और पीक डिमांड के ऊपर रह गया है और इसके न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग बेसिकली 10 से 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम के पहले इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, शायद आपको एक या दो क्वेश्चन इससे पर्टिकुलर टॉपिक से भी मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 10 से 15 मिनट में क्या एक्चुअली लोड करो पीक डिमांड के क्वेश्चन है। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनर्जी ऑडिट का, और उसके बाद हम लोग फिर जो प्लांट इंजीनियरिंग और लोड कर्व के क्वेश्चन है उनको कंसिडर करेंगे। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसमें द एनर्जी ऑडिटिंग क्लासीफाई पूछा गया है, इनमें से कौन सी कैटेगरी में वॉक थ्रू, मिनी ऑडिट, मैक्सी ऑडिट और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, वॉक थ्रू ऑडिट के बारे में आपको एनर्जी ऑडिट में बार बार इस वर्ड का यूज होता है, तो याद रखिएगा इसका बेसिकली मतलब ये होता है, ये प्रिलिमिनरी एनर्जी सेविंग को डिनोट करता है। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एनर्जी सेविंग को डिनोट करता है, एक तरीके का पीरियोडिक इंस्पेक्शन है। ठीक, और दूसरी चीज क्या है? ये लीस्ट कॉस्ट है इसकी। ठीक है, जितने भी तरीके की ऑडिटिंग है तो उसमें सबसे कम कॉस्ट अगर देखा जाए तो वॉक थ्रू की है। तो इन तीनों पॉइंट्स में भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा वो वॉक थ्रू से उसको रिलेट करिएगा। मिनी ऑडिट में बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी यूजेस और लॉसेस के ऊपर में बात की जाती है। और मैक्सी ऑडिट में क्या आता है, हर एक कंपोनेंट पे और हर एक कंपोनेंट पे एनर्जी यूजेस कितना है और लॉस कितना है उनको कंसीडर किया जाता है, और ये एक तरीके की एनुअल रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये एक तरीके की डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट होती है। ठीक, दूसरी तरीके का भी एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था एनर्जी ऑडिटिंग में। एनर्जी ऑडिटिंग अगर देखा जाए तो एक प्रिलिमिनरी ऑडिट होता है और दूसरा ऑडिट क्या होता है? डिटेल्ड ऑडिट। ठीक है, याद रखिएगा प्रिलिमिनरी ऑडिट 1 से 10 दिन में किया जाता है, 1 से 10 दिन में। और डिटेल्ड ऑडिट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 से 10 हफ्तों तक या फिर 1 से 10 वीक्स के अंदर डिटेल ऑडिट करना रहता है। ठीक, तो ये एनर्जी ऑडिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बेसिकली पावर प्लांट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और इसी पे हम लोगों को मेन फोकस करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, और देख लेते हैं। जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी मैक्सिमम डिमांड गिवन है 35 मेगावाट, और कनेक्टेड लोड क्वेश्चन का में गिवन है 60 मेगावाट। एनुअल जनरेशन ऑफ यूनिट बता रहा है कि इतनी यूनिट्स जनरेट होती हैं, दैट इज 24 इंटू 10⁷। ठीक, यूनिट्स का मतलब क्या है? बेसिकली 1 किलोवाट आवर एक यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, ये एनर्जी यूनिट है। बता रहा है कि एनुअल जो जनरेशन यूनिट है वो 24 इंटू 10⁷ किलोवाट है। कैलकुलेट द लोड फैक्टर। देखिए सबसे पहले लोड फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं। लोड फैक्टर होता क्या है? तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड, ठीक, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में गिवन है, और हमें क्या, ये देखिए मैक्सिमम डिमांड 35 मेगावाट गिवन है, एवरेज डिमांड निकालनी है। तो एवरेज डिमांड निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा आपको मालूम है कि जो यूनिट्स जनरेटेड हो रही हैं एनुअली, यूनिट्स जो जनरेट हो रही हैं एनुअली, जनरेटेड है एनुअली, उसकी यूनिट क्या है? किलो वॉट आर। ठीक, और ये जो है बेसिकली हमको कितना मिल रहा है? 24 इंटू 10⁷। ठीक, और एवरेज डिमांड की अगर यूनिट देखी जाए, लोड फैक्टर के जो एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में एवरेज डिमांड आ रहा है, इसकी यूनिट देखी जाए तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी मेगावाट में होगी या फिर किलोवाट में होगी। ठीक है, मेगावाट में होगी या फिर ये किलोवाट में होगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, यूनिट्स जनरेटेड में हम लोग क्या करेंगे, ये 24 इंटू 10⁷ आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एवरेज लोड निकाल लेंगे, स्टेशन पे कितना है, एवरेज लोड स्टेशन में कितना है। और एवरेज लोड स्टेशन में निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि साल में कितने घंटे हैं, साल में कितने घंटे होते हैं। तो ये यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, और साल में कितने घंटे होते हैं? तो साल में 365 दिन और मान लेते हैं 24 घंटे। तो यहाँ से अगर एवरेज लोड निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी
7.39। ठीक, तो एवरेज लोड निकल गया हमारा। तो लोड फैक्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा, लोड फैक्टर का सीधा सा हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे 27.39 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में गिवन है हमारी 35 मेगावाट, और ये बेसिकली मेगावाट में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.78। इसका मतलब 0.78 आ रही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखने को मिल रही है कि लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। एवरेज डिमांड निकाल लिया है हम लोगों ने, ठीक है, साल में कितने घंटे होते हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा, तो आवर्स आवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमको यहाँ पे मेगावाट के फॉर्म में मिल जाएगी। अगला देख लेते हैं, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको ये मालूम होगा तो आप डायरेक्टली लगा लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया डिमांड फैक्टर पूछा गया क्वेश्चन में, और क्या बता रहा है कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है जनरेटिंग स्टेशन की, 35 मेगावाट। कनेक्टेड लोड हमारा यहाँ पे कितना है, 60 मेगावाट, और एनुअल जनरेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की हुई है, कितनी यूनिट जनरेट हो रही है। तो डिमांड फैक्टर क्या है, तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, डिमांड फैक्टर का, तो डिमांड फैक्टर में क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। याद रखिएगा, डिमांड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड इस क्वेश्चन में कितनी है, 35 मेगावाट, और कनेक्टेड लोड कितना है क्वेश्चन में, 60 मेगावाट। तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा 0.583 वैल्यू आएगी ये, आप परसेंटेज में इसको चेंज कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 58.3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डिमांड फैक्टर का मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है और सप्लाई कर रहा है 4 फीडर हमारे, ठीक है, और हर इंडिविजुअल फीडर की मैक्सिमम डिमांड गिवन है। तो 16 मेगावाट, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट, 7 मेगावाट, और ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड स्टेशन की गिवन है 20 मेगावाट। डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा गया, मतलब यहाँ पे सपोज करिए एक जनरेटिंग यूनिट है और उससे बेसिकली हमारे कितने फीडर गए, 4 फीडर हमारे गए हुए हैं, और चारों फीडर की मैक्सिमम डिमांड दी गई है M1, M2, M3 और M4, और इस पर्टिकुलर स्टेशन की भी मैक्सिमम डिमांड हमको दी गिवन है, दैट इज 20 मेगावाट। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स जो भी हमारी कहाँ पे होंगी, जो भी फीडर्स की होंगी, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, ठीक, डिवाइडेड बाय द ओवरऑल, ठीक है, डिवाइडेड बाय द ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड, ठीक, जो कि स्टेशन की है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 16 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7, तो ये हमारे यहाँ पे M1, M2, M3, M4 को जोड़ लीजिए, तो 16 प्लस 10 26, और 26 प्लस 12 हमारा हुआ 38, और 38 प्लस 7 कितना हुआ 45। तो ये जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स है ये आ जाएगा 45 मेगावाट, और स्टेशन की जो डिमांड है वो बेसिकली 20 मेगावाट। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू आ रही है 2.25। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात यह है कि डाइवर्सिटी फैक्टर अगर देखेंगे तो इट इज ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ऑप्शन में कभी पूछा जाए कि डाइवर्सिटी फैक्टर लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, तो याद रखिएगा डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड वाला जो न्यूमरेटर वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है लो ड्यूरेशन कर्व है
उसमें एवरेज एनुअल लोड गिवन है 25 मेगावाट, रेटेड कैपेसिटी प्लांट की गिवन है 35 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में गिवन है 30 मेगावाट, और पूछ रहा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, पूछ रहा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है। इजी क्वेश्चन है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर फॉर्मूला याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेसिकली एवरेज एनुअल लोड, एवरेज एनुअल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एवरेज एनुअल लोड गिवन है दैट इज 25 मेगावाट, और रेटेड प्लांट कैपेसिटी भी गिवन है दैट इज 35 मेगावाट। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका आएगा 0.714। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए लोड ड्यूरेशन कर्व है, एवरेज एनुअल लोड दिया हुआ है, रेटेड प्लांट कैपेसिटी दी हुई है, मैक्सिमम डिमांड दी हुई है, बट यहाँ पूछ रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो गिवन है 30 मेगावाट, और रेटेड कैपेसिटी कितनी है 35 मेगावाट। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 0.857। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर को अगर हम लोग लोड फैक्टर के टर्म्स में कैसे दिखाया जाए। कभी ऑप्शंस में आपको इस तरीके के कई ऑप्शंस हो, यूटिलाइजेशन फैक्टर और लोड फैक्टर का भी कुछ ऊपर नीचे करके ऑप्शन बना हो, तो याद रखिएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम लोग कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर बाय लोड फैक्टर भी। अगर इन ये दोनों वैल्यूज दी हुई है तब भी आप यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक, कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर की वैल्यू दी हुई है, पूछा गया यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव अ लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होने चाहिए, तभी लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन होगी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये इन पे फोकस ना करिएगा। ठीक, उसके बाद पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल हैव अ यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा क्या था, मोर देन 100% आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिया यूटिलाइजेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोड फैक्टर और डोमेस्टिक लोड्स क्या होगा। तो डोमेस्टिक लोड का अगर लोड फैक्टर देखा जाए तो 15 से 20% होगा। याद कर लीजिएगा ये वैल्यू 15 से 20% लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड्स 15 से 20% होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए हमारी इस रेंज में आ रही है क्योंकि जो हमारा लोड फैक्टर होता है फॉर्मूला एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाई लोड फैक्टर से क्या समझते हैं आप। हाई लोड फैक्टर से फायदा क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो घट जाती है, लेस वेरिएशन इन लोड हो रहा है, और नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड मोर है हमारे पास। तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड मोर है, तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली कह रहा है टू एरियाज है ए और बी जिनका लोड क्या है, सेम है, हैव इक्वल कनेक्टेड लोड्स है। However, load diversity in area A is more than in B, then पूछ रहा है कि अगर ऐसा केस होता है कि लोड डाइवर्सिटी इन एरिया ए इज मोर देन इन बी, तो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी फैक्टर का बेसिकली रोल क्या होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर में हम लोग बेसिकली सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स लेते हैं और फिर साइमल्टेनियसली जो मैक्सिमम डिमांड हमको मिल रही है, हमने अभी आपको बताया था डाइवर्सिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट,
कि सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक जनरेटिंग यूनिट है और इससे हमारे पास 4 फीडर हमारे लगे हुए हैं, ठीक है, M1 M2 M3 और M4 फीडर लगे हुए हैं, और यहाँ पे इसकी हमारी मैक्सिमम डिमांड है। तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड को ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम डिमांड जनरेटिंग स्टेशन है उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, ये हमने देखा था। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि हाउएवर लोड डाइवर्सिटी इन एरिया ए इज मोर देन एरिया बी, इसका मतलब कह रहा है कि लोड जो डाइवर्सिटी एरिया ए में है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी। इसका मतलब मैक्सिमम डिमांड भी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लोड डाइवर्सिटी जो हमारी डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होगा। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर लोड डाइवर्सिटी हमारी एरिया 1 की ज्यादा है तो इसका मतलब मैक्सिमम डिमांड भी वहां की हमारी क्या होगी, मैक्सिमम डिमांड वहां की क्या होगी, यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड जो जनरेटिंग स्टेशन की क्वेश्चन में पूछा गया, जो एक पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन है या एक पर्टिकुलर एरिया है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका मतलब अगर लोड डाइवर्सिटी एरिया एक का हमारा ज्यादा है बी से, तो मैक्सिमम डिमांड देखा जाएगा, तो मैक्सिमम डिमांड बी की ज्यादा हो जाएगी ए से, क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन और मैक्सिमम डिमांड ऑफ द एरिया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और यहाँ पे देखिए पीक लोड स्टेशन के बारे में पूछा गया। पीक लोड स्टेशन में हमेशा क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो उसके देखिए सबसे पहला कि इट शुड हैव अ लो कैपिटल कॉस्ट एंड कैन हैव अ ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई। कैपिटल कॉस्ट कम है और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है हमारी, बेसिकली ज्यादा है। तो ऐसे अगर प्लांट्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पीक लोड स्टेशन प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही है, तो याद रखिएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर, अभी मैंने बताया था वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से देख लेते हैं डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला। तो डिमांड फैक्टर का बेसिकली फॉर्मूला होता है डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर देखिए जैसे अभी हम लोगों ने लोड फैक्टर पढ़ा था उसी तरीके से डिमांड फैक्टर था, बस डिमांड फैक्टर में हमको हमेशा याद रखना रहता है यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड आएगी न्यूमरेटर पे और फिर डिवाइडेड बाई आएगा हमारा कनेक्टेड लोड आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड लोड हमारे पास अगर हम सारे लोड को कंसीडर कर ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही कनेक्टेड लोड की हमारी, ये हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन 1। और भी हमने न्यूमेरिकल में भी करके देखा था, वहां पर डिमांड फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी, लेस देन 1 आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। इंस्टॉल कैपेसिटी पावर प्लांट की हमेशा कोशिश ये की जाती है कि इसकी जो वैल्यू हो इंस्टॉल कैपेसिटी की, ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड हो। याद रखिएगा इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, अगर कोई पावर प्लांट है और उसमें ये बोला जा रहा है कि अ रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी, है ना, जो रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी है वो सर्विस में नहीं है, बट जो पावर प्लांट है हमारा वो ऑपरेशन में है। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, हॉट रिजर्व। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, हॉट रिजर्व। इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हमने एक हाइड्रो पावर प्लांट लिया, जिसकी कैपेसिटी क्या है, 100 MVA, 100 MVA है, बट वो ऑपरेट कितने पे कर रहा है, 70 MVA पे। तो जो बचा हुआ है वो 30 MVA जो बच रहा है वो बेसिकली हमारा क्या है, हॉट रिजर्व है, ठीक है। हाइड्रो पावर है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, 100 MVA है, और उसमें से वो ऑपरेट खाली 70 MVA पे कर रहा है, तो जो 30 MVA बचा हुआ है ये बेसिकली क्या है, हॉट रिजर्व है।
ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बोला गया कि 30 MVA इज नॉट इन सर्विस। तो हॉट रिजर्व हो गया। स्पिनिंग रिजर्व का मतलब क्या होता है, इसका तो आंसर हॉट रिजर्व हो गया। ठीक, स्पिनिंग रिजर्व को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली स्पिनिंग रिजर्व का मतलब क्या होता है, ये जो जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें से कुछ अमाउंट जो जनरेटिंग कैपेसिटी का अनलोडेड है। ठीक है, मतलब टॉर्क वहां पे उसको प्रोवाइडेड नहीं है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो वो जो अमाउंट होता है जो कि अनलोडेड है, उस पर्टिकुलर रिजर्व को या उस पर्टिकुलर कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग रिजर्व। कोल्ड रिजर्व क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, अ रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज इन सर्विस बट इट इज नॉट इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर में अगर देख लिया जाए, जो सर्विस में रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी जो सर्विस में मतलब 30 MVA वाली हमारी बेसिकली अगर देखा जाए कि यहाँ पे ये इसकी जो सर्विसिंग है, ठीक है, और ऑपरेशन को कंसिडर हमको यहाँ पे नहीं करना रहता है, तो ये कोल्ड रिजर्व हो गया। तो यहाँ पे फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व की तीनों की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और फर्म पावर इस तरीके की पावर है जो हमेशा अवेलेबल होती है, जो कि हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी सोर्सेज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो ये हमारा क्या रहेगा, ब्यूटिमिनस इसका आंसर है। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा पावर प्लांट इंजीनियरिंग और फर्दर जो हमारे जो लोड कर्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में वाइंड अप कर लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा बेसिकली ऐश कंटेंट पूछा गया है। जो ऐश कंटेंट है इंडियन कोल का, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 25% है। So this is all about this particular presentation. Hope you will just watch this particular video and it will be certainly helpful you in upcoming exam. So all the best for the exam. Thanks for watching. Have a good day. God bless you all.